हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नया टॉपिक, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तकालय के 5 नियम आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे। 5 नियम आप सब जानते होंगे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अकॉर्डिंग कौन कौन से हैं। पर आज हम उन 5 नियमों को डेप्थ में पढ़ेंगे कि उन 5 नियमों को कैसे लागू किया जाता है, कैसे लाइब्रेरी साइंस में हम उन 5 नियमों को उपयोग करते हैं। दोस्तों, 5 लॉज जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने बनाए हैं, देखा जाए तो उन 5 लॉज के अंदर हमारी पूरी लाइब्रेरी साइंस समाहित है। उसी के अंदर के दायरे में रह के हम सारे काम करते हैं। चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जो हमारे लाइब्रेरी साइंस के जनक भी कहे जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं कंटेंट की। कंटेंट में हम इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के 5 नियम कौन से हैं, हम उन पर बात करेंगे। उसके फर्स्ट लॉ पर बात करेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने समाहित की हैं। सेकेंड लॉ पर बात करेंगे। ऐसे ही उसके तृतीय नियम, चतुर्थ नियम और फिफ्थ नियम पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम कॉन्क्लूजन पर बात करेंगे कि उन 5 नियमों पर का हमारी लाइब्रेरी साइंस में हमें क्या क्या फायदा है, और देन हम अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। चलिए हम आते हैं इंट्रोडक्शन पर। पुस्तकालय विज्ञान के ये 5 सूत्र की थ्योरी डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 1931 में प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी साइंस के उद्देश्य और इसको कैसे हम पुस्तकालय विज्ञान में कैसे हम उपयोग में लेकर आए। 5 सूत्र, ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन के 5 सूत्र पुस्तकालय विज्ञान के पूरे मार्गदर्शन, उनका नियम और उनकी एक अच्छी उद्देश्य के रूप में, एक पुस्तकालय अध्यक्षता के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। बहुत सारे लाइब्रेरियंस इस इन नियमों को पुस्तकालय विज्ञान के कानून के रूप में भी मानते हैं। उनका मानना है कि पुस्तकालय विज्ञान के ये 5 नियम पुस्तकालय विज्ञान के प्रत्येक प्रॉब्लम, सारी समस्याओं में उपयोग में लाए जा सकते हैं। चाहे वो लाइब्रेरी में सर्विसेज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो ये नियम पुस्तकालय विज्ञान के कानून के रूप में भी माने जाते हैं। ये 5 नियम, लॉ आर लाइक पॉट कंटेनिंग ओशियन, ये जो 5 नियम है, 5 सूत्र हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन के, ये एक सागर से भरे हुए बर्तन के समान माने जाते हैं। जो लाइब्रेरी साइंस के लाइब्रेरियंस इनको मानते हैं, इन नियमों को, क्योंकि इन्हीं नियमों पर लाइब्रेरी की पूरी फिलॉसफी, पूरी थ्योरी इन्हीं नियमों पर निर्भर करती है। फ्रेंड्स, अगर आप इन 5 नियमों को डीपली पढ़ लें तो आपके लिए लाइब्रेरी साइंस बहुत इजी हो जाएगी। जितनी लोगों को वो टफ लगती है उतनी टफ नहीं लगेगी। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ये 5 नियम, जब लाइब्रेरी साइंस में डिजिटल युग भी नहीं आया था, उसके आने से पहले ये 5 नियम डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने हमको दे दिए थे, ये 5 नियम। और जो आज भी उसी तरह से, जैसे वो 1931 में प्रकाशित होने के बाद लाइब्रेरी पुस्तकालय विज्ञान में उपयोग में लाए गए, उसी प्रकार वो आज भी उपयोग में लाए जा रहे हैं। करते हैं जो कि है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के वो 5 नियम जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने हम लोगों के लिए 1931 में प्रकाशित किए थे। बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए होती हैं। सेकंड लॉ है, एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले।
थर्ड लॉ है एवरी रीडर हिज हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। नंबर 4 सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पुस्तकालय में पाठक के समय की बचत, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं पाठक के समय की बचत। पांचवा नियम है द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो ये दोस्तों ये 5 नियम जो हैं इन्हीं के इर्द गिर्द हमारी पूरी लाइब्रेरी साइंस घूमती है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके पहले नियम की, जो है बुक्स आर फॉर यूज। इसके बारे में हम डेप्थ में बात करते हैं। फर्स्ट लॉ, बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। दोस्तों पहले के समय में पुस्तकें उपयोग में नहीं लाई जाती थी, वो सिर्फ सजाने के लिए होती थी। लोग उनका उपयोग करने से ज्यादा उनको रखने के लिए उन पे ज्यादा ध्यान देते थे। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इस धारणा को खत्म करने के लिए पहला नियम पुस्तकें उपयोग के लिए है कि उनके इस नियम ने लाइब्रेरी में जो पुस्तकालय में जो पुस्तकें यूज नहीं रहती होती थी, यूज करने नहीं दी जाती थी, बहुत कम लोग उनको यूज कर पाते थे, तो उस पूरे नियम को ही बदल कर रख दिया। उन्होंने फर्स्ट कानून बनाने में उन्होंने पुस्तकों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे किया जा सके इसके बारे में उन्होंने कई उपाय सुझाए, जिसमें से पहला है लाइब्रेरी लोकेशन, ओपन एक्सेस सिस्टम, लाइब्रेरी ओपन आवर्स, लाइब्रेरी बिल्ड एंड फर्नीचर, लाइब्रेरी का बुक सिलेक्शन पॉलिसी, लाइब्रेरी स्टाफ और निशुल्क उपलब्धता। क्योंकि बहुत सारी लाइब्रेरीज में क्या होता है दोस्तों कि लाइब्रेरी की सर्विसेज उपयोग करने के लिए कुछ अमाउंट पे कुछ रजिस्ट्रेशन फी रखी जाती है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं ओपन एक्सेस सिस्टम में। प्रथम सूत्र में सबसे सहायक है मुक्त प्रणाली, पाठक अपने आप पुस्तक तक पहुंचे और कोई रुकावट ना हो, पुस्तकें खुली रही हो जिससे पाठक अपनी पसंद की पुस्तक छांट ले। यहाँ पर मुक्त प्रणाली नहीं होती, वहां पर आमतौर पर पाठक कम पुस्तकों पर पहुंच पाते हैं और उनको उनकी पसंद की पुस्तक कम मिल पाती है। इसलिए डॉक्टर एहसान रंगनाथन ने ओपन एक्सेस प्रणाली पर ध्यान दिया कि वो अगर हम उपयोग में लाएंगे तो पाठक को अपनी उपयोग की अपनी पसंदीदा पुस्तक मिल पाएगी। सेकंड नियम है लाइब्रेरी लोकेशन, पुस्तकालय ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पाठक आसानी से पहुंच सके। पुस्तकालय पाठकों की पहुंच से दूर नहीं होना चाहिए। यदि वह पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय है तो वो शहर के बीचों बीच होना चाहिए, जिसको बोलते हैं शहर का हार्ट। दोस्तों लाइब्रेरी किसी भी कॉलेज का हार्ट मानी जाती है। ऐसे अगर वो सार्वजनिक पुस्तकालय है तो वह शहर के बीचों बीच होना चाहिए, जिससे प्रत्येक रीडर उस पुस्तकालय तक आसानी से पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग उस पुस्तकालय को अपने उपयोग में ला सकें। और अगर कोई पुस्तकालय वो कहीं हॉस्टल जहाँ छात्रावास होते हैं, हॉस्टल्स होते हैं जिन कैंपस में, वहां पर है तो वो छात्रावास से भी दूर नहीं होना चाहिए। यदि कोई बच्चा सुबह शाम रात तक बैठकर पढ़ना चाहता है तो वह वहां बैठकर आसानी से पढ़ सके। दूसरी बात दोस्तों, लोकेशन ऐसी होनी चाहिए पुस्तकालय की जहां शोरगुल और पॉल्यूशन बिल्कुल ना हो, जिससे रीडर को पढ़ने में आसानी हो, वह आसानी से पढ़ सके। लाइब्रेरी आवर्स, लाइब्रेरी खुलने की का जो समय है वो
रीडर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिससे उसे अधिकांश लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग पुस्तकालय को उपयोग में ला सके, चाहे वह पुस्तकालय सार्वजनिक हो या वो पुस्तकालय किसी कैंपस के अंदर हो। सुबह शाम के अलावा भी पुस्तकालय रात में भी खुलने चाहिए। बहुत सारे लोग दिन में यूज नहीं कर पाते हैं लाइब्रेरी, वो सर्विस करते हैं, पर उनको पुस्तकें पढ़ने का शौक होता है, तो इसलिए पुस्तकालय खुलने का समय सुबह शाम के साथ साथ रात में भी होना चाहिए, जिससे कामकाजी लोग भी पुस्तकालय को उपयोग में ला सकें। पुस्तकालय का भवन निर्माण और उसका जो फर्नीचर है वो कैसा होना चाहिए। पुस्तकालयों में अलमारी की ऊंचाई का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कम लंबाई वाले रीडर भी पुस्तकों को आसानी से ले सकें, अपने हिसाब से अपनी पुस्तक को चुन सकें। पुस्तकालय में अलमारी की अच्छी तरह से रखरखाव होनी चाहिए। उसमें उन अलमारियों में पुस्तकों को ठूसा नहीं जाना चाहिए। उसमें थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ना चाहिए, जिससे रीडर अपनी पुस्तक को आसानी से निकाल सके और दूसरी पुस्तक को खराब भी ना करे। पुस्तकालय में जो पुस्तकें हैं, जो कुर्सियां हैं, जो वहाँ का फर्नीचर है, वो जहाँ हमारी अलमारी रखी है उनके बीच में नहीं आना चाहिए। बैठने वाला स्थान वो थोड़ा अलमारियों से दूर होना चाहिए, जिससे जो पाठक, जो रीडर बुक छांट रहे हैं, बुक ढूंढ रहे हैं, उनको भी परेशानी ना हो, और जो वहां बैठकर पढ़ रहे हैं उनको भी परेशानी ना हो। पुस्तकालय का जो भवन निर्माण है वो ऐसा होना चाहिए, वहां पर प्राकृतिक रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। यह सब व्यवस्था भी पुस्तकालय पाठक को आकर्षित करती है, जिससे पुस्तकों का उपयोग बढ़ता है। यदि दोस्तों हम पुस्तकालय में उसका भवन निर्माण ऐसा करेंगे जिसमें लाइट की जरूरत ही ना हो, सूरज की रोशनी इतनी उस रीडिंग एरिया में पड़ती हो कि उसमें चाहे वो यंग एज हो चाहे वो ओल्ड एज हो, वो आसानी से बैठकर पढ़ सके। उसकी जो अलमारियां हैं वो इतनी ऊंचाई पर होनी चाहिए, जिससे कम लंबाई वाले लोग भी और ज्यादा लंबाई वाले लोग तो आसानी से उठा ही सकते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तभी पुस्तकालय में पुस्तकें उपयोग में आ पाएंगी। बुक सिलेक्शन पॉलिसी, जो पुस्तकालय में पुस्तकों को चयन करने की जो एक पॉलिसी होती है, वो इस तरह की होनी चाहिए कि वहां के लाइब्रेरियन को, वहां के पुस्तकालय अध्यक्ष को या अध्यक्षा को यह ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर किस एज के लोग और किस तरह की पुस्तकें पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, तो पुस्तकालय में उसी प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिए। दूसरा आता है दोस्तों लाइब्रेरी स्टाफ, पुस्तकालय कर्मचारी। पुस्तकालय कर्मचारी को पुस्तकों व पाठकों के बीच की कड़ी कहा जाता है। एक पाठक को उसकी पसंद की पुस्तक के पास कर्मचारी अच्छे तरीके से पहुंचा सकता है, क्योंकि वो पुस्तकों का रखरखाव कर रहा है। उसको पता है कि इस टॉपिक की किताब या इस विषय पर किताब कहाँ मिलेगी, तो वह एक रीडर को उसको उसकी पुस्तक तक आसानी से पहुंचा सकता है। दूसरी बात दोस्तों, पुस्तकालय के जो कर्मचारी होते हैं उनका व्यवहार बहुत सरल होना चाहिए, जिससे वह पाठक की बात को आसानी से सुन सकें और उसे समझा सकें। ऐसा भी हो सकता है पाठक किसी से कुछ न पूछे, शर्मीला हो, तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि वह खुद नहीं पूछ पा रहा है तो पुस्तकालय के कर्मचारी को उसके पास जाकर पूछ लेना चाहिए
कि आपको किसी और या कोई परेशानी तो नहीं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कोई पुस्तक ढूंढने में? तो पुस्तकालय का जो कर्मचारी है उसका व्यवहार बहुत सरल होना चाहिए, जिससे वह पाठकों की हर तरीके से मदद कर सके। पुस्तकालय के कर्मचारी का व्यवहार सरल होगा तो वहां वो पुस्तकालय और वहां की पुस्तकें उपयोग में ज्यादा आएंगी। तो दोस्तों, निशुल्क उपलब्धता, अ, ये पुस्तकालय, बहुत सारे पुस्तकालयों में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस या कुछ एक अमाउंट रख देते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए पुस्तकालयों में पुस्तकों के बदले शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। जहां शुल्क लिया जाता है, जहां एक टोकन अमाउंट जमा कर लिया जाता है उस पुस्तक का, अगर कोई पढ़ने के लिए ले जाना चाहता है, वहां पर उन पुस्तकों का उपयोग कम होता है, क्योंकि तो ज्यादातर लोग पैसा नहीं देना चाहते। तो कोशिश करनी चाहिए कि निशुल्क हम पुस्तकें उपलब्ध करा सकें। तो दोस्तों, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इसके फर्स्ट सूत्र में ही इतने सारे उपयोगी टॉपिक्स को ऐड किया, निर्देशकों को ऐड किया, जिससे कि पुस्तकें ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आ सकें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सेकंड लॉ, एवरी रीडर हिज हर बुक। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। जो द्वितीय लॉ है, जो दूसरा कानून है, उसका मतलब है प्रत्येक पाठक को उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार उसकी पुस्तक मिले। यह द्वितीय नियम का अर्थ है। सभी को पुस्तकें मिलनी चाहिए, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या फिर वो अनपढ़ हो। अनपढ़ से मतलब यहाँ पर ये है कि अनपढ़ को भी पुस्तक मिले से मतलब है कि उसको भी शिक्षा मिलनी चाहिए। पुस्तकें बच्चों को, औरतों को, वह सभी वर्ग के लोगों को, चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण हो, या बीमार हो या बुजुर्ग हो, इत्यादि, सभी को पुस्तकें मिलनी चाहिए। द्वितीय नियम प्रजातंत्र को भी बढ़ावा देता है। यह नियम सबको एक साथ मिलकर शिक्षित होने के लिए प्रोत्साहित करता है। सभी को शिक्षा के अवसर मिले। इसमें सरकार और पुस्तकालय अध्यक्ष व कर्मचारी मिलकर कदम बढ़ाएं तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित कर पाएंगे। चलिए हम बात करते हैं कि हम इसको कैसे लागू कर सकते हैं। ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट। सभी वर्ग के लिए पुस्तकें। पुस्तकालय में सभी वर्ग के लोगों के लिए पुस्तकें होनी चाहिए। सभी आयु के लोगों के लिए पुस्तकें होनी चाहिए। जनसाधारण के लिए, सभी के लिए पुस्तकालय में पुस्तकें होनी चाहिए, जिससे वह अपना और अपने साथ वालों का जीवन स्तर ऊंचा उठा सके और अच्छा जीवन जी सके। यदि वह लोग शिक्षित होंगे तभी वह आगे और लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे। पुस्तकालय अध्यक्ष पुस्तकालय कर्मचारियों का कर्तव्य। सभी को शिक्षित करने में पुस्तकालय, एक लाइब्रेरियन का और वहाँ के जो उनके एम्प्लॉई हैं लाइब्रेरी के, उनका क्या कर्तव्य होता है। पुस्तकालय अध्यक्ष व पुस्तकालय कर्मचारी का कर्तव्य है कि वह पाठकों को उसकी पसंद की पुस्तकें उन तक पहुंचाए, वह अच्छा व्यवहार करे, वह जगह जगह पर पुस्तकालय का प्रसार करे, जिससे अन्य पढ़ने वाले को भी पता चले और वह पुस्तकालय में आकर उसका फायदा उठाए। अपनी पुस्तकालय की सेवाओं का भी विस्तार करना चाहिए। रेफरेंस सर्विसेज देनी चाहिए। आपको बताना चाहिए कि हमारे पास पुस्तकालय में ये पुस्तकें हैं, आप आकर इनको पढ़िए, ये किताबें बहुत अच्छी हैं।
अगर हम ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शिक्षा पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पुस्तक पहुँचेगी। तो जिससे प्रत्येक पढ़ने वाले को उसकी पुस्तक मिलेगी। पाठकों के कर्तव्य। सरकार तथा पुस्तकालय कर्मचारी के साथ पाठकों का भी कर्तव्य है कि वे पुस्तकों को हानि ना पहुंचाएं। मतलब लाइब्रेरी की जो पुस्तकें हैं उनको रीडर लेकर जाए, वो उसे पढ़े पर उसको फाड़े नहीं। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि उसके पेज फाड़ लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पुस्तकालय को साफ सुथरा रखने में सहयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि वहीं बैठकर आप कुछ खा रहे हो और वो वहीं पर फेंक दिया, या आपने कुछ लिखा वो कूड़ा वहीं डाल दिया। पुस्तकों का यथा स्थान पर रखना चाहिए, उन्हें छुपाना नहीं चाहिए। पुस्तकों की चोरी नहीं करनी चाहिए, पुस्तकालय में शोर मचाना नहीं चाहिए। इन सभी को, अगर कोई रीडर लाइब्रेरी में आता है तो इन सभी कार्यों से उसे दूर रहना चाहिए और उसको जितना हो सके पुस्तकालय प्रबंध में उसे सहयोग करना चाहिए, जिससे कि ना तो पुस्तकालय के कर्मचारियों को उसके पढ़ने से प्रॉब्लम होगी और ना ही उस पाठक को वहां बैठकर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होगी। प्रौढ़ तथा बच्चों के लिए जो समय से स्कूल ना जा सके उनको भी पढ़ने का अधिकार है। जो लोग अपने समय पर स्कूल नहीं जा पाए, परिवार की समस्याएं हैं, तो उनके लिए भी, उनको भी पढ़ने का अधिकार है। पुस्तकालय इन लोगों के लिए भी वरदान सिद्ध होता है, बल्कि जो पढ़े लिखे हैं उनकी निरंतर पढ़ाई में रुचि बनाए रखने में भी पुस्तकालय सहायक हैं। बच्चों में पढ़ने की आदत व रुचि बनाने के लिए भी पुस्तकालय का महत्वपूर्ण योगदान है। पुस्तकें बीमार और जेल के कैदियों के लिए, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को व अन्य पेशे के लोगों के लिए भी द्वितीय नियम पुस्तकों की सिफारिश करता है। सभी प्रकार के लोगों के लिए, चाहे वो एक रिक्शा वाला है या वो एक ऑफिसर है, पुस्तकें सभी के लिए होती हैं और सभी को पुस्तक पढ़ने का अधिकार है। सरकार के कर्तव्य। दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट क्या हमारे लिए मदद कर सकती है? सरकार को भी इसमें योगदान देना चाहिए। जैसे पुस्तकालय अधिनियम पास करने चाहिए, धन की व्यवस्था करनी चाहिए, नए पुस्तकालय खोलने चाहिए। जिससे क्या होगा, अगर पुस्तकालय अधिनियम पास हो जाता है तो वहां पर पुस्तकालय खोला भी जाएगा और वहां वो कर्मचारी भी रखा जाएगा, जिससे पाठक जो जो पढ़ने में रुचि रखता है उसके लिए तो वो अच्छा ही है। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती। अगर अधिनियम पास हो जाते हैं तो आपको, जो डिग्री लेकर घर बैठे हैं उनको उनकी सर्विसेज मिलेंगी, वो अपने प्रोफेशन में जॉब कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये है द्वितीय नियम, जिसमें डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने हर एक तरीके से कोशिश की है कि उसके प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। हम बात करते हैं थर्ड लॉ, एवरी बुक इट्स रीडर। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। तृतीय नियम में डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने कहा है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए। पाठक को पुस्तकों तक पहुंचने के लिए उसकी जानकारी होनी आवश्यक है। और पुस्तकों की जानकारी हम उनको किस प्रकार दे सकते हैं? चलिए अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि वह किस प्रकार से उनकी पुस्तकों की जानकारी हो सकती है। जैसे कैसे हो सकती है? पुस्तक सूची, पुस्तकालय सूची बनाकर उनके वर्गीकरण से, उनकी ओपन एक्सेस सिस्टम से, उनके बुक सेक्शन सिलेक्शन से,
शेल्फ अरेंजमेंट से, रेफरेंस सर्विसेज से, कैटलॉगिंग से, एक्सटेंशन सर्विसेज से और पब्लिसिटी से, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम ये सर्विसेज उनको कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं। मुक्त प्रवेश प्रणाली, ओपन एक्सेस सिस्टम। मुक्त प्रवेश प्रणाली, पाठ जो पाठक है, जो हमारा रीडर है, जो हमारे यूजर्स हैं, पुस्तकों तक उन्हें सीधा पहुंचना चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। पहले पुस्तकों को क्या होता था, अलमारी में बंद करके रखा जाता था, जिससे उनका जो बुक है उसके पास तक रीडर पहुंच ही नहीं पाता था। वो किताबें धूल लगकर अलमारी में ही खराब हो जाती थी। ओपन एक्सेस सिस्टम में क्या होता है, जो यूजर है वो अपनी पसंद की पुस्तक तक पहुंच सकता है, वह अपनी पसंद की पुस्तकें देख सकता है, वह उसे उठाकर कुछ देर उसमें उसका कंटेंट पढ़ के देख सकता है, वह उसके उपयोग की होगी तो उस पुस्तक तक उसका पाठक पहुंच जाता है। लेकिन पुस्तकों की सुरक्षा घट जाती है तथा चोरी का होने का भी खतरा बढ़ जाता है। चाहे ओपन एक्सेस सिस्टम है, इस बात का तो डर रहता ही है कि ओपन एक्सेस सिस्टम में कोई चोरी करके ले जा सकता है, किसी ने पेज फाड़ लिया बुक में से, ऐसा लोग ऐसा करते हैं। परंतु इस डर से पुस्तकालय में पुस्तकों को अलमारी में बंद करके नहीं रखना चाहिए। अगर हम अलमारी में पुस्तकें बंद कर कर रख देंगे तो ना तो उस पुस्तक को कभी कोई पढ़ेगा और ना उस पुस्तक के पास उसका पाठक पहुंच पाएगा। जब पुस्तकालय में अलमारी भरी हो तो वह खुशी नहीं होती, क्योंकि उन पुस्तकों को कोई पढ़ ही नहीं रहा है। एक लाइब्रेरियन का क्या होना चाहिए कि उसकी लाइब्रेरी में जितनी भी पुस्तकें हैं उनको सब पढ़ें, अलमारी खाली होनी चाहिए, जिससे कि यह तृतीय नियम पूरा होता है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिल जाता है, प्रत्येक पुस्तक पढ़ी जा रही है, वह किसी के उपयोग में आ रही है। बुक सिलेक्शन, लाइब्रेरियन को चाहिए कि वह पुस्तकों का जो चुनाव है वह सोचकर अपने पाठकों के स्तर व पाठकों के सुझाव लेकर करना चाहिए, उनके सजेशंस लेने चाहिए कि उनको किस प्रकार की पुस्तक की आवश्यकता है। अगर वह ऐसा करता है तो उसके द्वारा पुस्तकालय में लाई जाने वाली सारी पुस्तकें तक उनके पाठक पहुंच जाएंगे। सार्वजनिक पुस्तकालयों में तो सभी प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर सभी प्रकार के पाठक आते हैं। इसलिए बुक सिलेक्शन में हमें पाठकों की पसंद का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि हम वह नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमारी पुस्तक तक उसका पाठक पहुंच नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है शेल्फ अरेंजमेंट। पुस्तकालय में अलमारियों की व्यवस्था क्रमानुसार होनी चाहिए, जहां भी वो पाठक चाहे वह पहुंच सके, पाठक को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। वह आकर्षित करने वाला प्रबंध होना चाहिए, पाठक को किसी भी प्रकार की द्विधा नहीं होनी चाहिए, जिससे कि उसे पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी, तो वह ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों को उपयोग में लाएगा, है ना। अब है कैटलॉगिंग, सूचीकरण। कैटलॉगिंग क्या होता है, सूचीकरण। सूचीकरण वर्गीकरण के बाद किया जाता है। पहले मैं आपको वर्गीकरण बताती हूँ दोस्तों। वर्गीकरण क्या, क्लासिफिकेशन, है ना। पुस्तकें खरीदने के बाद उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, जिसमें पुस्तकों को उनके वर्ग के हिसाब से, उनके नंबर के हिसाब से अलमारियों में लगाया जाता है। पाठक अपनी पसंद की पुस्तक तक उस वर्ग की उस संख्या को देखकर पहुंच जाता है
और यदि कोई रीडर, कोई यूजर लाइब्रेरी कर्मचारी से, लाइब्रेरी स्टाफ से अगर पूछता है मुझे इस विषय पर किताब चाहिए, तो वह लाइब्रेरी कर्मचारी उसको उस पुस्तक का नंबर बताकर उस यूजर को उसकी अलमारी तक आसानी से पहुंचा सकता है। पुस्तकों पे क्या होता है, जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम बाहर ही एक लेबल लगा देते हैं जिस पर वो नंबर डाल देते हैं, जिससे पाठक को वह पुस्तक आसानी से मिल जाती है और तृतीय नियम की पूर्ति होती है। अब हम बात करते हैं कैटलॉगिंग की। कैटलॉगिंग होता है सूचीकरण। यह क्लासिफिकेशन के बाद किया जाता है, जो पुस्तकों की चाबी होती है। दोस्तों, सूचीकरण कैटलॉगिंग में आप क्या करते हैं, उसके पाठक का नाम लिखते हैं, मतलब उसके लेखक का नाम होता है, उसमें विषय होता है, उसमें उसकी क्लासिफिकेशन नंबर होता है। और हम कैटलॉगिंग करते वक्त ये भी करते हैं कि हम उस पुस्तक में, उस बुक में क्या क्या उसमें कंटेंट है, वो सब भी हम उसमें लिख देते हैं। जिससे क्या होता है कि अगर कोई ओपन एक्सेस सिस्टम, ओपेक है, तो अगर कोई उस पुस्तक को सर्च करे, कंटेंट से सर्च करना चाहे या किसी टॉपिक से सर्च करना चाहे, तो वह आसानी से उस पुस्तक पर पहुंच सकता है। और क्या होता है, लाइब्रेरी के एक मेन जो उसका एंट्री गेट होता है, उस पर भी कैटलॉगिंग कैबिनेट रखा होना चाहिए, या वहां पर उसकी एक लिस्ट लगी होनी चाहिए, जिससे वह आसानी से पुस्तक को खोज सके। नेक्स्ट है दोस्तों रेफरेंस सर्विसेज। रेफरेंस सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं, संदर्भ सेवा। रेफरेंस सर्विसेज का कार्य एक पाठक को सही समय पर उसकी पसंद की पुस्तक के सामने लाना होता है, पुस्तक को उसके सही पाठक तक पहुंचाना होता है। रेफरेंस सर्विसेज कर्मचारियों का कर्तव्य है। वह हमारे लाइब्रेरी का अगर कोई व्यक्ति हमसे कुछ पूछना चाहता है तो हमें रेफरेंस सर्विसेज देनी चाहिए, पुस्तकों के बारे में पाठक को बताना चाहिए, उनमें क्या क्या है, वह पुस्तक उसके लिए कैसे उपयोगी हो सकती है, कैसे वह काम में उसके आ सकती है। इन सब चीजों यह क्या होता है, यह संदर्भ सेवा में आता है, मतलब रेफरेंस सर्विस है, और यह हमें करना चाहिए। ऐसा करने से उस पुस्तक में क्या है उस पाठक को पढ़ने से पहले ही पता चल जाएगा, और वह उसके उपयोग की पुस्तक होगी तो वह उसे पढ़ेगा। इससे क्या होता है, तृतीय नियम की पूर्ति होती है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिल जाता है। नेक्स्ट है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी मतलब प्रदर्शन। नई नई पुस्तकों को बोर्ड पर या एक डिस्प्ले में लगाना चाहिए, जिससे नई आई हुई पुस्तकों का नए यूजर्स को पता चले कि यह पुस्तकालय में नई पुस्तकें शामिल हुई हैं। पुस्तक सप्ताह का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे पाठक के लिए, वो रीडर के लिए वो बुक एक डिस्प्ले में लगा दी जाएगी, कई सारी पुस्तकें, जिससे क्या होगा, यूजर्स को पता चलेगा कि लाइब्रेरी में इस प्रकार की पुस्तकें भी हैं। तो उससे क्या होगा, पुस्तकें ज्यादा उपयोग में आएंगी, उनको पढ़ने के लिए ज्यादा लोग होंगे। फिर है एक्सटेंशन सर्विस। पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में अपनी प्रचार सेवा द्वारा पुस्तकों को पाठकों तक पहुंचाया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत चलते फिरते पुस्तकालय की स्थापना हुई है, जैसे कि मोबाइल लाइब्रेरी, है ना, वैन लाइब्रेरी, ये सब चीज होनी चाहिए। जिससे क्या होगा, पुस्तकालय को जो लोग पुस्तकालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो भी पुस्तकालय तक पहुंच सकते हैं, और उनको भी पुस्तकें मिल सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने यहाँ पर पूरी कोशिश की कि इस तरीके से इन
टॉप इन हेडिंग्स को हम अप्लाई अगर करेंगे तो एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक के पास उसका पाठक पहुंच सकता है। पाठकों के समय की बचत। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इस नियम में पाठकों के समय को बचाने के लिए, क्योंकि उनका समय बहुत महत्वपूर्ण है, अगर हम उनके टाइम को वेस्ट करेंगे तो ना तो वो उस पुस्तकालय में आना पसंद करेंगे और ना ही वहां बैठकर पुस्तक लेना पसंद करेंगे। और यदि उस पुस्तकालय में सारे संसाधन हैं जिनसे कि पुस्तकों को समय पर पाठक के समय को बचाकर उन तक पहुंचाया जा सके, और उसके बाद भी अगर यूजर को वहां इंतजार करना पड़ रहा है तो उस लाइब्रेरी का कोई मतलब ही नहीं है। इतने संसाधन होने के बावजूद भी अगर वहां पाठक के समय की बचत नहीं हो रही तो जाहिर सी बात है वो अपने यूजर को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। तो वो यूजर क्या सोचेगा, यहाँ पर तो यार बहुत टाइम वेस्ट होता है और मैं कुछ और देखता हूँ, मैं कोई और लाइब्रेरी खोजता हूँ जहाँ उसका समय बचेगा। तो चलिए देखते हैं कि पाठकों के समय को बचाने के लिए हम क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं जिससे हम पाठक के समय को बचा सकें। दोस्तों सबसे मेन पॉइंट है सेल्फ अरेंजमेंट। जो सेल्फ अरेंजमेंट है, जहाँ उसकी पुस्तक के उसके यूज की जो पुस्तक रखी गई है वो क्रमानुसार रखी होनी चाहिए, जिससे कि पाठक को उसे ढूंढने में कोई असुविधा ना हो। उस शेल्फिंग के बाहर एक लिस्ट लगी होनी चाहिए जिससे वह आसानी से उस बुक के पास पहुंच सके। क्योंकि अगर हम उस शेल्फिंग में कि यहाँ से यहाँ तक के नंबर की किताब यहाँ पर है, और दोस्तों आजकल तो जैसे हमारे क्यूआर कोड स्कैनिंग का होता है ना, आजकल तो वो फैसिलिटी भी आ गई है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस शेल्फ के बाहर उसका क्यूआर कोड लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो उसको स्कैन करेगा और उसको पता चल जाएगा कि इस शेल्फ के अंदर कौन कौन सी पुस्तकें रखी हैं, किस किस विषय की किताब रखी है। तो उसको उसी से पता चल जाएगा, तो उसके समय की बचत होगी ना, उसको वो पुस्तक निकाल के नहीं देखनी पड़ेगी। तो शेल्फ अरेंजमेंट एक मेन पॉइंट है जिससे हम उसके टाइम को सेव कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, उसका वर्गीकरण और उसका सूचीकरण पाठकों की पसंद के अकॉर्डिंग उसकी उसको वह उसका उसका जो क्लासिफिकेशन है और उसकी जो कैटलॉगिंग है वो इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे पाठक उसे समझ सके, उससे उसका यूजर समझ सके और वह क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग उसको सहायता कर सके उसकी पुस्तक को कम समय में पहुंचाने से। उससे क्या होगा कि उसके समय की बचत होगी और वह कम समय में अपनी पुस्तक तक पहुंच जाएगा, है ना। फिर है स्ट्रिक्ट रूम्स गाइड्स। हमें निर्देशकों का उपयोग करना चाहिए। पाठक के निर्देशन के लिए जगह जगह पर गाइड निर्देशकों का लगा होना चाहिए। जैसे कि चाहे वो जो भी सेक्शन है तो उसके बाहर लिखा होना चाहिए यह सेक्शन, यह विभाग यहाँ पर है, यहाँ पे ये पुस्तकें रखी गई हैं। तो यह सब सेग्रीगेशन होना चाहिए। इसके होने से क्या होगा कि पाठक अगर वह बड़ी लाइब्रेरी है तो वह इधर उधर नहीं भटकेगा, वह समय को खराब किए बिना अपनी पुस्तक पर पहुंच जाएगा। ओपन एक्सेस सिस्टम, दोस्तों ओपन एक्सेस सिस्टम सबसे अच्छा तरीका है उसके समय को बचाने के लिए। अगर ओपन एक्सेस सिस्टम रहता है तो वह अपनी जो डेली का यूजर है उसको पता रहता है कि मेरे विषय की किताब या मेरी पसंद की किताब कहाँ मिलेगी, कौन सी अलमारी में मिलेगा। वह सीधा वहां जाएगा और अपनी पुस्तक निकालेगा और उसको इशू कराएगा और अपने घर ले जाएगा, या उसको वहीं बैठकर पढ़नी है तो वहां बैठकर पढ़ लेगा। तो ओपन एक्सेस सिस्टम से ही हम पाठक के समय को उसके कीमती समय को बचा सकते हैं।
फिर है इशू एंड रिटर्न फैसिलिटी, आदान प्रदान प्रणाली। पुस्तकों की इशू रिटर्न करने में कम से कम समय लगाना चाहिए। पुस्तकें पहले क्या होता था दोस्तों, ब्राउनी नॉर्वे पद्धति का अनुसरण किया जाता था, रजिस्टर के द्वारा होती थी, लेकिन आजकल तो हम बारकोड यूज करते हैं। आजकल तो हम सीधा उस पे उस बुक पर जो बारकोड लगा होता है उसको स्कैन करते हैं और देन उसको इशू कर देते हैं, तो बुक उसको इशू हो जाती है। तो अब इतना समय नहीं लगता कि उसका कार्ड निकालना है, तो उसकी बुक को इशू करने में कम से कम समय लेना चाहिए, जिससे कि वह जल्दी से जल्दी अपनी पुस्तक को इशू करे और उसको पढ़ सके। रेफरेंस सर्विसेज, रेफरेंस सर्विसेज से भी पाठक के समय को बचाया जा सकता है। वह यह पुस्तकालय कर्मचारियों का कर्तव्य है कि किसी पाठक को अगर उसकी कोई पुस्तक नहीं पता है वह कहाँ रखी है, तो वह उसको बताए कि आपके इस टॉपिक की पुस्तक यहाँ मिल जाएगी। उसे क्या होगा, इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा, जिससे उसके समय को, उसके प्रीशियस टाइम को बचाया जा सकता है। फिर है लाइब्रेरी स्टाफ। जब जो पुस्तकालय बड़े होते हैं तो वहां पर क्या चाहिए लाइब्रेरी स्टाफ को, कि नई नई टेक्नोलॉजी को सीखना चाहिए और वहां पर उनको उपयोग में लाना चाहिए, जिससे उनका कार्य जो होगा वो जल्दी होगा। और क्या करेंगे, हम अपने यूजर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। जब हम नई नई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो हम अपने यूजर को उसकी इंफॉर्मेशन को उस तक हम जल्दी पहुंचा सकेंगे, तो उसके हम समय की बचत करेंगे। लोकेशन, समय बचाने के लिए क्या होना चाहिए कि जो पुस्तकालय का की स्थापना है, जो पुस्तकालय का स्थान है, वह किसी ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पहुंचने में कम समय लगे और उसको ढूंढने में भी समय ना लगे। तो वह, अगर वह पब्लिक लाइब्रेरी है तो पुस्तकालय शहर के बीचों बीच होनी चाहिए, जिससे हर व्यक्ति उस तक आसानी से पहुंच सके। और यदि वह हॉस्टल कैंपस में है तो वह हॉस्टल के पास होनी चाहिए, जिससे स्टूडेंट उस तक आसानी से पहुंच सके। तो यदि हम इन नियमों पर चलें, इनका इम्प्लीमेंट करें, तो हम एक रीडर के समय को बचा सकते हैं। फिफ्थ लॉ, द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, बढ़ती हुई संस्था है। कहने का मतलब कि पुस्तकालय निरंतर बढ़ने वाली संस्था है। समय के साथ साथ पुस्तकालय का उनका संग्रह है, उनके यूजर्स, उनके बिल्डिंग, उनके एम्प्लॉय जो हैं वो बढ़ते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चा जब छोटा होता है तो धीरे धीरे वह बढ़ता है और बड़ा हो जाता है। उसमें क्या होता है, उसकी बुद्धि का भी विकास होता है। वह पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजें, जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी पुरानी चीजें उसका स्थान नई चीजों में बदल देती हैं। इसी तरह से पुस्तकालय भी एक निरंतर बढ़ने वाली संस्था है। इसमें भी नई नई तकनीकों का उपयोग होता है, जिससे वह उसकी ग्रोथ बढ़ती है। एक बालक की ग्रोथ एक समय पर आकर रुक जाती है, पर पुस्तकालय में ऐसा नहीं होता है। चलिए बात करते हैं हम इसकी ग्रोथ को लेकर कि लाइब्रेरीज की ग्रोथ कैसे होती है। बैलेंस्ड ग्रोथ, हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो बुक्स का सिलेक्शन है वो लाइब्रेरी में हर सब्जेक्ट में पुस्तकों को बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक विषय में तो हमने 10 पुस्तकें ले ली और एक विषय में हमने एक भी पुस्तक नहीं ली। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सारे रीडर्स, सारे यूजर्स के विषयों की किताबों में हम इक्वली
ग्रोथ करें, इक्वली हम हर सेक्शन को बढ़ाएं। चूज ऑफ अ क्लासिफिकेशन स्कीम, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो क्लासिफिकेशन स्कीम है वो एक नॉलेजेबल स्कीम हमें यूज करनी चाहिए, जिससे एक नॉलेज हो, दूसरा कि वो सबकी यूज में आ सके। मॉडर्नाइजेशन, जो लाइब्रेरी है उसको उसको मैनुअल से उसका कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए। उसमें जैसे कि उसका एक्विजिशन है, उसकी कैटलॉगिंग है, उनका सर्कुलेशन है, वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हम जो चीजें मैन्युअली कर रहे थे वो हम फिर कंप्यूटर से करेंगे, जिससे उस पुस्तकालय का वह पुस्तकालय और आकर्षित करेगा, उसकी वृद्धि होगी। चूज ऑफ अ कैटलॉगिंग कोड, हमें कैटलॉगिंग कोड्स का यूज करना चाहिए। मटेरियल पर हमें कोड लगाने चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम उसमें और ग्रोथ कर सकते हैं। स्टाफ, जब लाइब्रेरी ग्रोइंग होगी तो वहां का जो स्टाफ है वो भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो उसे भी सीख लेना चाहिए, जिससे कि वो लाइब्रेरी की ग्रोथ में, उसको और बढ़ाने में, और वो और आगे यूज होगी, उसकी वृद्धि होगी, तो वो और पॉपुलर हो जाएगी वो लाइब्रेरी, कि वहां की लाइब्रेरी तो बहुत अच्छी है। तो एम्प्लॉय को ध्यान रखना चाहिए, और अगर उनके पुराने एम्प्लॉई ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर नए और एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया जाना चाहिए। लाइब्रेरी बिल्डिंग जो है वो इस प्रकार की बनी होनी चाहिए कि फ्यूचर में अगर हमें उसे बढ़ाना पड़े तो बिना किसी प्रॉब्लम के उसको बढ़ाया जा सके। सेफ्टी गार्ड्स, दोस्तों बुक्स के अंदर क्या होना चाहिए, जब लाइब्रेरी बढ़ेगी तो वहां पर यूजर्स भी बढ़ेंगे, तो सिंगल एक एंट्री और एग्जिट गेट होना चाहिए, जिस पर हम क्या कर सकते हैं, RFID सिस्टम यूज कर सकते हैं। उस पर हम बुक्स में एक चिप लगा देते हैं और उसी दरवाजे से हम बुक्स को यूजर को एंट्री देते हैं, और उससे क्या होगा, उससे हमारी बुक चोरी होने से बच सकती है। क्योंकि अगर कोई पाठक पुस्तक को लिख कर जा रहा होगा तो वहां पर उसका उस गेट पर पहुंचते ही अगर उस पुस्तक में वो चिप लगी है तो वो बजर बज जाएगा, और हम सेफ्टी का अपनी पुस्तक को सेव कर पाएंगे। क्योंकि बड़े पुस्तकालय में ऐसा अक्सर हो जाता है। तो दोस्तों, ये 5 नियम डॉक्टर SR रंगनाथन ने पुस्तकालय और लाइब्रेरी साइंस में उनकी वृद्धि के लिए, और हम किस तरह से अपने यूजर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, पुस्तकों को एक यूजर के पास पहुंचा सकते हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर SR रंगनाथन ने ये 5 नियम हम लोगों के लिए दिए 1931 में। कंक्लूजन की कि इसमें क्या निष्कर्ष निकला। तो दोस्तों, डॉक्टर SR रंगनाथन जी के हमने ये 5 नियम पढ़े और समझे। तो अब पुस्तक के उपयोग के लिए हैं, उसमें क्या क्या हमें प्रणाली यूज करनी चाहिए, लाइब्रेरी लोकेशन होनी चाहिए, ओपन एक्सेस सिस्टम होना चाहिए, लाइब्रेरी ओपनिंग आवर्स होने चाहिए, बुक सिलेक्शन होना चाहिए, लाइब्रेरी फर्नीचर एंड बिल्डिंग का होना चाहिए, लाइब्रेरी स्टाफ होना चाहिए,
जो लाइब्रेरी की मेंबरशिप है उसमें कोई पैसा नहीं लगना चाहिए, नो मेंबरशिप होनी चाहिए, वो निशुल्क होनी चाहिए, मेंबरशिप हो पर वो पेड ना हो, पेड मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि पुस्तकें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में आएगी। पहला नियम में उन्होंने हमें ये सब बताया जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों को उपयोग में ला सकते हैं। द्वितीय नियम में डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने कहा प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। तो दोस्तों हमने पूरी कोशिश करी कि हम किस तरह से उस पुस्तक तक उस पाठक को उस पुस्तक तक पहुंचा सकते हैं। तृतीय नियम रहा एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। तो दोस्तों हमने उसमें भी क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे हर पुस्तक के पास उसका पाठक पहुंच जाए, हम उसमें क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं, हमने उसके बारे में यहाँ पर पढ़ा। नेक्स्ट फोर्थ था दोस्तों पाठकों के समय की बचत, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। हम किस तरीके से एक रीडर का, एक अपने यूजर का समय बचा सकते हैं, हम क्या क्या उसको सर्विसेज दे सकते हैं। हमने यहाँ पर उसके लिए पढ़ा कि कैसी कैसी सर्विसेज देकर हम एक यूजर के समय को बचा सकते हैं। लास्ट फिफ्थ वन इज लास्ट है दोस्तों, लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमने की पढ़ा कि हम पुस्तकालय को किस प्रकार से, एक लाइब्रेरी को कैसे हम उसकी ग्रोथ कर सकते हैं। कैसे हम अपनी लाइब्रेरी, अगर बड़ी लाइब्रेरी तो हम कैसे हम अपनी लाइब्रेरी के ग्रोथ के साथ साथ हम उसका अपनी बुक्स को सेव कर सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों मैंने यहाँ आपको जो समझाने की कोशिश की है, मैं समझती हूँ आपको वो समझ में आया होगा। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने इन 5 नियमों में हमें पूरा लाइब्रेरी साइंस का पूरा सार दे दिया। उसमें उन्होंने इन 5 नियमों में हमें ये बताने की कोशिश करी और हमें ये समझाने की कोशिश करी कि इन 5 नियमों को हम लागू करके कैसे हम अपनी लाइब्रेरी में एक अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं अपने यूजर को, और एक अच्छे हम लाइब्रेरियन बन सकते हैं। हम यहाँ अपनी पीपीटी को एंड करते हैं, और आपने मुझे इतना देर तक सुना उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों आपको कितना समझ में आया जो मैंने समझाने की कोशिश करी, आपको कितना समझ में आया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, ये लेक्चर मेरा आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर, मैंने इससे पहले लेक्चर में भी बोला था कि अगर आपको कोई और ऐसा टॉपिक है जो मैं अगर जानती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी लेक्चर प्रिपेयर करूँगी और अपने चैनल पर अपलोड करूँगी। जितना मैंने ये चैनल आपको बताया भी था कि मेरा मोटिव यही था दोस्तों कि जितना मैं सीखूं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैं यही रखना चाहूंगी। और अगर कोई आपका ऐसा कोई टॉपिक है तो आप मुझे वो प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू।